जनवरी से आखिर से लेकर 12-13 मार्च तक इनको ये नहीं मालूम था कि ये कोई हेल्थ इमरजेंसी, हालांकि WHO ने कह दिया। 50% जो दिल्ली की संख्या है वो बस्तियों में है, वहां कहां सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो ये जो लॉकडाउन का भी फैसला था, ये भी कोई समझदारी का नहीं था। होलसेल मार्केट की अपनी समस्या है, रिटेल मार्केट की अपनी समस्या है। तो आपको हर एक के साथ बातचीत करके एक प्लान बनाना पड़ेगा कि इसको आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपने सब कुछ बंद कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि सारी इकोनॉमी ठप हो गई। माइग्रेंट लेबर को इन्होंने फैसला किया कि घर वापस जाने का, ये पहले भी कर सकते थे। वो लोग अब दोबारा नौकरी जाने के लिए तैयार नहीं है। ना तो कोई नेशनल प्लान बना, ना कोई स्टेट प्लान बना, ना कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान बना, ना कोई कोऑर्डिनेशन हुई। उड़ीसा में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है, इसकी तुलना नॉर्थ ब्लॉक के ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते। हर जगह पे एयरपोर्ट होते तो हिंदुस्तान की तादाद कहीं ज्यादा होती। अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैं सुझाव दे रहा हूं। हमने कहा है कि आपका 1.7 लाख करोड़ का जो आपका पैकेज है वो कम है। बिना क्रिटिसिज्म के कोई बात आगे बढ़ती है, आप बताइए। ये लॉकडाउन अब तुरंत बड़े सही तरीके से इसको खत्म करना चाहिए। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं बलवंत तक्षक। देश इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस लड़ाई को कैसे देखते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल। सिब्बल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग को किस तरह से देखते हैं आप? ये देखिए, ऐसा है कि ये जंग की शुरुआत तो नवंबर में हो चुकी थी, चीन से, वुहान से शुरू हो चुकी थी और लगभग जनवरी के आखिर में WHO ने भी ऐलान कर दिया था कि एक पैंडेमिक है, इसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो इस बीच में जनवरी के आखिर से लेकर 24 मार्च तक हमने कोई ऐसी तैयारी नहीं की जी। हमें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा आपदा आ जाए तो क्या करेंगे। और 12 या 13 मार्च को केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि ये कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जनवरी से आखिर से लेकर 12-13 मार्च तक इनको ये नहीं मालूम था कि ये कोई हेल्थ इमरजेंसी, हालांकि WHO ने कह दिया था। और फिर 24 मार्च को बिना राज्य सरकारों से बात करते हुए, संपर्क रखते हुए एक ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि 4 घंटे में एक नेशनल लॉकडाउन हो जाएगा। तो उसकी वजह से 2 संकट पैदा हुए। पहला संकट तो ये पैदा हुआ कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी। ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स थे, ना हमारे पास टेस्टिंग किट्स थी। और क्योंकि हमने ऐलान कर दिया, हमें यह नहीं मालूम था कि माइग्रेशन इतनी ज्यादा तादाद में होगी कि हमें उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और वो सुविधाएं हम कैसे देंगे, ये भी हमने इसका कोई इंतजाम नहीं किया। चलिए, वो बात तो खत्म हो गई। देखिए, वो बात खत्म। ये सवाल तो सिब्बल साहब सचमुच उठे थे कि लॉकडाउन की घोषणा अचानक की गई और ना प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने का मौका मिला और ना स्टूडेंट जो दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए गए थे वो भी अपने घर नहीं लौट पाए। आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन की घोषणा जल्दबाजी में हुई? बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैंने कई बार कह भी कहा है कि देखिए, अगर कोई इस स्तर पर एक ऐसे कैलेमिटी आ जाती है, ऐसी आपदा आ जाती है, तो इस स्तर पर एक प्लानिंग होनी चाहिए। और उस प्लानिंग का जो ढांचा होना चाहिए वो एक कानून में लिखा हुआ है। वो कानून कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। उस कानून में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे, उसके नीचे 9 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे और एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी बैठेगी, NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक नेशनल प्लान देगी। वो नेशनल अथॉरिटी, जहां प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं, वो उसकी स्वीकारी करेंगे और एक स्टेट प्लान बनेगा और डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा और ये NEC उसको कोऑर्डिनेट करेगी
और सेक्शन 11 में उसमें धारा 11 में लिखा है कि ये जो नेशनल प्लान है ये लाजमी है। तो ये ना तो कोई नेशनल प्लान बना, ना कोई स्टेट प्लान बना, ना कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान बना, ना कोई कोऑर्डिनेशन हुई। और ये जो फैसले हैं ये होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, जो NEC के चेयरमैन भी रहते हैं, वो अपने अंदाजे से कर रहे हैं और ये सब मुश्किलें हमारे पैदा हो रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान किसी और देश की नकल नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो लगभग 130-135 करोड़ है। और जो बाकी छोटे छोटे मुल्क हैं उनकी कहां संख्या है इतनी। अगर आप सारे यूरोप और अमेरिका को मिला दो जनसंख्या, तो उनकी भी कम पड़ती है हमारी जनसंख्या से। उड़ीसा में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है, इसकी तुलना नॉर्थ ब्लॉक के ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते। तो जब तक आप जिलों से नहीं बात करोगे, जब तक कलेक्टर आपको रिपोर्ट नहीं भेजेगा, डेटा नहीं कलेक्ट होगा, तो आप यहां नॉर्थ ब्लॉक पे कैसे आप कोई डायरेक्शंस दे सकते हो। ये बहुत भारी एक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई। देखिए, लोगों को जान बचानी तो हमारी कर्तव्य है, एक सिटीजन होते के नाते भी हमारा कर्तव्य है लोगों को जान बताना, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि जो हमारा इकोनॉमी का इंजन है उसको हम बंद कर दें। सारी इकोनॉमी का इंजन बंद कर दिया और उसका नतीजा हम भुगतेंगे। अब सिब्बल साहब, ये जो लड़ाई है ये तो सामूहिक लड़ाई है, सरकार की डायरेक्शन है और लोगों को उसकी पालना करनी है। लेकिन आपने देखा होगा कि देश में जगह जगह जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं चिकित्सक और दूसरा मेडिकल स्टाफ जो है, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या ये जायज है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हमले हो रहे हैं। और वो बेचारे फिर भी वहां बैठे हुए हैं और फिर भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और जो ऐसा हमला करता है, और सरकार ने सही कदम उठाया है, सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लेके आई है सिब्बल साहब, उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत। लेकिन मैं इस बात से भी मैं कहना चाहता हूं आपके द्वारा जनता को कि ये जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे हमारे डॉक्टर हों, चाहे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हों, इसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया। और आज के दिन आपको मालूम है जो टेस्टिंग किट्स आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो ICMR खुद कह रहा है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। वो उस पे आते हैं सिब्बल साहब। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस तरह की आशंका है कि फिलहाल आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप है और ऐसी आशंका है कि आर्थिक मंदी, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी देश को सामने आएगी। तो इससे कैसे मुकाबला करेगी सरकार, या आपका इस मामले में क्या सुझाव है कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात कि बिना सलाह के आपको ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। जी, किससे आप सलाह करोगे? देखो, हर प्रदेश में एक अपनी किस्म की इंडस्ट्री है। हाँ जी। देखिए, अगर आप बंगाल में चले जाओ, आपकी टी प्लांटेशन है, केरला में चले जाओ, कोकोनट प्लांटेशन है, फिर आपकी सुविधाएं हैं, फिर आपकी इंडस्ट्री, आपका पब्लिक सेक्टर है, आपका प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। तो भिन्न भिन्न सेक्टर्स हैं, उनकी भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। आपके टेक्सटाइल सेक्टर की अपनी समस्या है, ठीक है ना, आपकी होलसेल मार्केट की अपनी समस्या है, रिटेल मार्केट की अपनी समस्या है। तो आपको हर एक के साथ बातचीत करके एक प्लान बनाना पड़ेगा कि इसको आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए। आपने सब कुछ बंद कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि सारी इकोनॉमी ठप हो गई और सप्लाई चेन खत्म हो गया। डिमांड आ नहीं रही। आपने बैंकों को कह दिया कि आप क्रेडिट दे दो, लेकिन क्रेडिट लेगा कौन? क्रेडिट तो तभी लेगा कोई अगर डिमांड होगी। डिमांड है नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहली बात जो मैंने सुझाव पहले भी दिया है और आज आपके द्वारा देना भी चाहता हूं कि जो हमारे लगभग 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास 10,000 से कम की आमदनी है, उनके तुरंत बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया देना चाहिए तुरंत, ताकि डिमांड पैदा हो, ताकि वो अपनी जिंदगी भी बिता सकें। और उसके बाद क्या करना है, फिर आप इंडस्ट्री और सब लोगों से बात कर, MSME सेक्टर से बात करके आगे क्या प्लान बनाना है, वो प्लान आपको बनाना पड़ेगा। सिब्बल साहब, देखिए, अमीर आदमी पर तो लॉकडाउन का कोई असर पड़ता नहीं है, और गरीबों के खाते में प्रधानमंत्री ने कुछ पैसे डाल दिए हैं।
कोई भी सरकार मध्यम वर्ग के बारे में क्यों नहीं सोचती है? बिल्कुल, दिक्कतें तो उनकी भी हैं सिब्बल साहब। बहुत जबरदस्त दिखते हैं। अभी इन्होंने डियरनेस अलाउंस पे रोक लगा दी। जी। ये क्यों रोक लगाई? क्या जरूरत थी रोक लगाने की? फिर आपने ये कह दिया कि अगर कोई टेनेंट है उसको अपना रेंट नहीं देना पड़ेगा। अरे जी। अगर कोई बूढ़ी रह रहे हैं कहीं घर में, उनकी आमदनी केवल टेनेंसी से है, तो उनको नहीं जाएगा तो ये मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जी। इससे बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। और मैं समझता हूं कि इन्होंने ये ऐलान नॉर्थ ब्लॉक से जो आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनमें से तथ्य बिल्कुल गलत है। इन्होंने कह दिया कि 25% आपकी इंडस्ट्री आप चला सकते हो। जी। कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सीमलेस इंडस्ट्री है, उसकी प्रोडक्शन सीमलेस तरीके से होती है। जी। तो 25% कैसे चलाएगा? वो चला ही नहीं सकता। और जो आज के दिन इंडस्ट्री के जो ग्लोबलाइजेशन में हुआ है, वो देश में भी हुआ है कि सप्लायर कहीं और से है, सुविधा कहीं और से है, प्रोडक्शन कहीं और हो रही है। तो आपने एक जगह कहा कि आप उसको चालू कर सकते हो, लेकिन सप्लाई कहां से आएगी? वहां तो रोक लगी हुई है। तो ये जो फैसले हैं, ये बेबुनियाद फैसले क्यों कर रही है सरकार? शायद हो सकता है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाए। क्या ये इसी को देखते हुए ये चिट्ठी लिखी गई है? बिल्कुल दिया जाए। मैं तो कहता हूं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये पैकेज जो उन्होंने 1,70,000 करोड़ का दिया था, जी। ठीक, ये बहुत कम है। देखिए आज के दिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। अमेरिका में जो आपका फिस्कल डेफिसिट होगा वो 11% होगा। जी। और अगर अमेरिका में 11% फिजिकल डेफिसिट हो सकता है और यूरोप में भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो हमें 3% क्यों रखने की जरूरत है? और अगर फिजिकल डेफिसिट को नजरअंदाज करके, क्योंकि एक आपदा है, तो आप ज्यादा पैकेज दीजिए, तभी तो डिमांड बढ़ेगा, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अगर ये फैसले आप नहीं लेंगे और इसको आप डिले करेंगे तो और बदतर सिचुएशन पैदा होगी। बेरोजगार की स्थिति आप सिब्बल साहब आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है और लॉकडाउन की स्थिति में लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ गया है। तो इस समस्या से सरकार कैसे जूझ पाएगी? आपका क्या सुझाव है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने लॉकडाउन की बात की और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं अपने घर में बैठ के कर सकता हूं। जी। हाँ, मध्यम वर्ग के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो चांदनी चौक में बस्तियों में रहते हैं, 50% जो दिल्ली की संख्या है वो बस्तियों में है, वहां कहां सोशल डिस्टेंसिंग होगा? जी। वहां लॉकडाउन का क्या होगा? और अगर आप कई जगह चांदनी चौक में ऐसे है कि 10-10, 12-12, 15-15 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, वहां तो कत्ल हो जाएंगे। वो कहां 24 घंटे रहेंगे? तो ये जो लॉकडाउन का भी फैसला था, ये भी कोई समझदारी का नहीं था कि आपने नेशनल लॉकडाउन कर दिया। ये नहीं आपने देखा कि भाई लोग को घर बाहर जाना है, सब्जी खरीदनी है, क्या करेंगे वो? तो मेरा सुझाव ये है कि ये लॉकडाउन अब तुरंत बड़े सही तरीके से इसको खत्म करना चाहिए। और जो आर्थिक मंदी जो आई है, जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, जल्द से जल्द हमें सुझाव ऐसे लेने चाहिए ताकि वापस जो हमारा इंजन ऑफ इकोनॉमी है वो आगे बढ़े। सिब्बल साहब, जब 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया प्रधानमंत्री ने, फिर 21 दिन का लॉकडाउन किया, फिर 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, तो लोगों को अब भी आशंका है कि लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ सकती है। क्या आप मानते हैं कि बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता, ये तो सरकार का फैसला है। लेकिन मैं और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको मालूम है कि मैं कई हफ्तों से कह रहा हूं कि ये जो माइग्रेंट आपने शेल्टर में रखे हैं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें ये भी लिखित है कि अगर ऐसी आपदा आती है तो शेल्टर होम्स में कितने मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे, पानी की सुविधा क्या होगी मिनिमम, सैनिटेशन की सुविधा क्या होगी, कितना उनको फूड पैकेट मिलेंगे, ये सब मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करने हैं। ये कोई आज तक तय नहीं हुए। लेकिन वो बात छोड़ो, अभी माइग्रेंट लेबर को इन्होंने फैसला किया कि घर वापस जाने का, ये पहले भी कर सकते थे। आज और पहले में तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
अब वो लोग अब दोबारा नौकरी जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको जब पूछा जाता है कि भैया अब ये उद्योग शुरू हो रहे हैं, आप जहां नौकरी कर रहे थे आप वहां जाइए, वो जाने को तैयार नहीं। तो मुश्किल अब ये आएगी कि ये लोग घर चले जाएंगे और जो नौकरी छोड़ के गया है उसको ये शंका है कि कहीं दोबारा मुझे लॉकडाउन ना हो जाए, तो वो नौकरी पे नहीं जाएगा। उसमें सिब्बल साहब, उद्योगों को जो फिर से शुरू करने की जो छूट दी जा रही है उसमें कुछ शर्तें हैं कि एक तो उनको मजदूरों को अपनी फैक्ट्री में रहने की जगह देनी पड़ेगी, जो वो मानते हैं कि उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आप सुविधाएं कैसे दोगे? कई लोगों के पास तो ऐसी सुविधा है ही नहीं, तो कैसे 25% लोग तो शायद बड़े बड़े उद्योगपति कर सकते हैं, हाँ जी, है ना, लेकिन 75% नहीं कर पाते। तो फिर चलेगा, इंजन चलेगा कैसे? अभी तो सबसे बड़ा हमारे पास जो संकट है इकोनॉमी का है जी। जो कोरोना वायरस देखो है, कोरोना वायरस तो आप रोक लगा नहीं सकते। कोरोना वायरस तो अगर आपने लॉकडाउन कर भी दिया तो ये वापस आएगा, लॉकडाउन से नॉकआउट नहीं होगा जी, रुक जाएगा, थोड़ा रुक जाएगा, वापस आएगा। तो इसका स्थायी इलाज क्या हो सकता है सिब्बल साहब? नहीं, देखिए, ये तो इनको मालूम होना चाहिए था। ये भी मैंने पहले 3-4 हफ्ते पहले बात की थी कि विश्व का जो एक्सपीरियंस है, 80% लोगों को तो कोई सिम्टम है ही नहीं, ठीक है जी। बाकी जो 20% लोग हैं उनमें से 15% को होगा, लेकिन कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है जी। तो 95% खत्म, ठीक रहे। फिर 5% में 1 या 2% सीरियस मामले में होंगे, उनको सीरियस प्रॉब्लम होगी, उनके लिए आप सुविधाएं रखिए। लेकिन आपने 100% लोगों को लॉकडाउन कर दिया। जब विश्व का एक्सपीरियंस ये है तो आपने ये कैसे किया? ये प्रॉब्लम है जी। दूसरे देशों की तुलना में सिब्बल साहब हमारे यहाँ जांच बहुत कम है और जो रैपिड टेस्ट किट आए थे उनको लेकर भी सवाल उठे हैं। बावजूद इसके क्या आप नहीं मानते कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में हिंदुस्तान कोरोना की बीमारी को फैलने से रोकने में थोड़ा कामयाब रहा है? देखिए, मैं आपकी वजह बताता हूँ जी जी ये जी कि अगर आप देखोगे कोरोना वायरस कहाँ फैला हुआ है, तो आपको पता चलेगा अहमदाबाद में, सूरत में जी, मुंबई में, तमिलनाडु में, मतलब कि चेन्नई में, हैदराबाद में, जो बड़े बड़े शहर हैं जहां फ्लाइट्स लैंड करती हैं, वहां ज्यादा संख्या में कोरोना वायरस के मरीज हैं। हिंदुस्तान एक रूरल कंट्री है, देहात में कोई बाहर का आदमी जाता नहीं जी, कोई फ्लाइट लैंड करती नहीं। इसकी वजह से, और ये बाकी यूरोपियन देशों की तुलना नहीं कर सकते आप जी, तो इसी वजह से जो हमारी जनसंख्या बची हुई है कोरोना वायरस से, यही हर जगह पे एयरपोर्ट होते तो हिंदुस्तान की तादाद कहीं ज्यादा होती। ये इसकी मूल वजह है। ये भी अच्छी बात है कि हमने कुछ ऐलान किया, हालांकि वो बहुत सख्त ऐलान था, उसका नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन उससे थोड़ा फायदा भी हुआ। कांग्रेस ने कहा था कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम केंद्र सरकार का साथ देंगे, लेकिन देखा यह गया है कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है। नहीं, बिल्कुल गलत। हमने कोई ऐसा हमला नहीं किया, हमने एक सुझाव दिए हैं जी। हमने कहा है कि आपका 1.7 लाख करोड़ का जो आपका पैकेज है वो कम है। ये तो हम नहीं कह रहे, अर्थशास्त्री, सारे विश्व में अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बहुत कम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि बहुत कम है। ये कोई आलोचना करने की बात नहीं है, सुझाव देने की बात है। अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैं सुझाव दे रहा हूं कि आपको प्लान बनाना चाहिए। ये तो मैंने अगर पहले कहा कि बसेस से माइग्रेंट्स को वापस भेजो, रेल की सवारी करो, माइग्रेंट्स को वापस भेजो, वो आज मान गई सरकार, वो काम हो रहा है। हाँ जी, ये सुझाव हम दे रहे हैं, लेकिन देखिए बिना क्रिटिसिज्म के कोई बात आगे बढ़ती है? आप बताइए। अगर मैं आपकी हर बात पे हाँ में ना लूं तो मैं आपके सवालों का जवाब कैसे दूंगा जी? ठीक है ना? तो कितना पैकेज बढ़ा, केंद्र सरकार को ये पैकेज बढ़ाकर कितना करना चाहिए? 5-6 लाख करोड़ मेरे हिसाब से 5-6 लाख करोड़ के आसपास 5-6 लाख करोड़ करना चाहिए, क्योंकि इस समय एक इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी है, और हमें फिस्कल डेफिसिट का कोई उसको दरकिनारे कर देना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिब्बल साहब इस बात से तो सहमत होंगे
कि दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में हिंदुस्तान के हालात अच्छे हैं और जल्दी ही इस कोरोना की महामारी से भारत जीत लेगा। बिल्कुल, और हम इसमें, इस लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं, हम जीतना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि देश की जनता जीतना जानती भी है। शुक्रिया सिब्बल साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, जिनका ये मानना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हिंदुस्तान की जनता जीतना जानती है और उनका ये भी मानना है कि केंद्र सरकार को इस बीमारी से लड़ने के लिए जो पैकेज है वो बढ़ाकर 5-6 लाख करोड़ तक कर देना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।